दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है कि रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी। तुमको है मांगती ये जिंदगी, नमस्कार मुकुल जी, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे केवी स्टूडियो में बुलाया और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि केवी स्टूडियो ने और आपके डायरेक्टर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है बेगूसराय जैसे शहर में उभरने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे हम बताना चाहेंगे कि मुकुल जी बेगूसराय के टाउनशिप के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छा संगीत में इनका बहुत ही रुचि, कह ले कि बचपन से बहुत इनको रुचि और संगीत में बहुत ही अच्छा गाते हैं। मुझे लगता है बेगूसराय में चुने हुए लोग होंगे जो कि इनके जैसे हो। और हाल ही में फेस ऑफ बेगूसराय के द्वारा यहाँ पे इनको जो स्टार्स ऑफ वॉइस ऑफ बेगूसराय करके एक प्रोग्राम किया गया था, उनमें इनको चुना गया था और काफ़ी अच्छा गाए थे और वोटिंग भी इनके अच्छे हुए थे और इसमें ये विजेता रहे थे, शायद सेकंड पोजीशन में आया था। और आपके एक बेगूसराय में अलग पहचान थी। और चलिए, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं मैंने स्कूलिंग अपनी नर्सरी से 12th तक BRDAV पब्लिक स्कूल से करी है। वो रिफाइनरी टाउनशिप में ही है। और फिर 11th-12th भी वहीं से साइंस बैकग्राउंड से करा है। आप पहले मेडिकल में जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, उसके बाद अभी शायद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हूँ एक्चुअली। हाँ, उस टाइम ये गोल था कि मतलब नीट और AIPMT की तरफ फोकस था, बट शायद मेरे लक में नहीं था या शायद थोड़ा और हार्डवर्क चाहिए था। तो जो समय की मांग थी उस टाइम, तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया। बट एक ऑल्टरनेटिव लेकर मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी चुना और मैंने उससे अपना BTech और MTech दोनों किया। और ये जो इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी कही आपने, ये काफ़ी मतलब इस ब्रांच, ये न्यू सब्जेक्ट कहा जा सकता है। और हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, चलिए ये जानकारी मिल गई कि एक नया डिपार्टमेंट है ये, मतलब BTech का। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए आप। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी अगर मैं बोलूँ तो वो इट इज़ अ पोटैटो साइंस। वो हर चीज़ में फिट हो सकता है ना। जैसे आप सब्जी बना रहे तो उसमें आप आलू डाल देते हैं तो स्वाद या तो बढ़ जाता है और या तो कुछ अलग सा हो जाता है। तो इट्स एक्चुअली पोटैटो साइंस। उसमें हर ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, या आपको मैकेनिकल हो। हर चीज़ में आजकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले के कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उनमें से हमेशा हमें यही सिखाया गया कि हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए कि हमारे पर्यावरण में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहले मॉनसून जून एंड से शुरू हो जाती थी और अगस्त सितंबर तक रहती थी, बट अब धीरे धीरे आप इंडिया के कुछ कुछ लोकेशंस पे देखेंगे कि मॉनसून का रेशियो घट रहा है। दैट्स एक्चुअली क्लाइमेट चेंज। तो वो क्लाइमेट चेंज और ये सब, इन सब के पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोल्यूशन जो हमारा जो हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, और इसका एक उदाहरण मिल भी गया इस बार कोरोना काल में, जहां आप देख सकते थे, दर्शक भी देख रहे होंगे और जानते भी होंगे, कोरोना काल में ऐसा हो गया था कि वातावरण साफ हो गया था।
बिल्कुल, वातावरण साफ़ हुआ था ये मैं मानता हूँ, बट एज़ एन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखा, मैंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा। नाउ दैट कि बहुत लोग अपने घर पे थे, तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हुई। आप हमेशा अपने लैपटॉप से जुड़े रहते थे, अपने स्मार्टफोन से जुड़े रहते थे, आपका वाईफाई हमेशा चल रहा है, आपका वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है क्योंकि अभी आप घर पे हैं, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिग्रेड हुए थे, ठीक है, थोड़े बहुत तो वो होते ही हैं, हो भी रहे थे, बट उसके अलावा हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा कम डिग्रेडेशन हुआ और लेकिन एनर्जी कंजम्पशन और नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन बढ़ गई। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये तो आपकी पढ़ाई की बात में थी और आपने बताया कि आपने कौन से स्कूल, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से ये किया है? मैंने अपना बीटेक और एमटेक एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया है। एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में 5 साल का कोर्स था। उस 5 साल के कोर्स में आपको 4 साल हमारे एकेडमिक ईयर्स थे, जिसमें हमें बताया गया और पढ़ाया गया इन्वायरमेंटल साइंसेज के बारे में और अन्य अदर ब्रांचेस जैसे कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंसेज, जिसमें हम ह्यूमन के कॉग्निटिव बिहेवियर को समझते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बहुत अलग अलग ब्रांचेस थे और उसमें एक ब्रांच इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी थी, जिसमें मैंने अपना एक्सपर्टीज़ चुना और हमारी यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया कि ठीक है, आप अपना एक एक्सपर्टीज़ चुने और उसमें जाकर एक प्रोजेक्ट करें। तो मैंने फाइनल ईयर की थीसिस एमिटी से नहीं, मैंने अपनी फाइनल ईयर की थीसिस टेरी से करी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और मेरा एरिया पढ़ाई का था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अभी आप किस चीज़ में, आपका शायद जॉब भी लग गई, आप किस चीज़ में हैं अभी? मैं अभी करंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नीरी में एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ और मेरा यहाँ पर भी काम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर ही है। और अभी मैंने थोड़ा एक नया एरिया एक्सप्लोर किया है, वो है ग्राउंड वाटर और GIS। चलिए, ये तो आपकी पढ़ाई की बात थी मुकुल जी, और हमें पता है कि पता चला है कि आप बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं। कब से आप गा रहे हैं और कैसा, कब लगा कि आप मतलब इतना अच्छा गाने लगे? कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ मुझे कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब एक सेरेंडिपिटी है मेरे लिए। सेरेंडिपिटी मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आपके साथ गाने में अच्छा होने लग पड़ा। तो मेरे लिए सेरेंडिपिटी ही है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, बट स्टिल जैसे मेमोरी है उस चीज़ की, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा मेरे बड़े भाई को कबीर के दोहे सिखा रहे थे। कबीर के दोहे? कबीर के दोहे सिखा रहे थे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो वो मेरे बड़े भाई को सिखा रहे थे। मैं बहुत छोटा था, मैं बोलता रहता था उस टाइम, तो बोलने की उम्र में था मैं। और उस टाइम मेरे भैया को जब पापा सिखा रहे थे, गलती से मैंने भी सीख लिया, ठीक है, तो मैं गुनगुनाने लग गया उस गाने को। अच्छा। ऐसी बानी बोलिए। तो मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला परफॉर्मेंस था बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में ऑफिसर्स क्लब में। पहले हम जब छोटे बच्चे थे वहाँ पे तो सद्भावना मेला और आनंद मेला हुआ करता था। तो वहाँ पर म्यूज़िक कंपटीशन में मैंने सोलो सॉन्ग में अपने लाइफ का पहला परफॉर्मेंस दिया था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं जीता था, मैं नहीं जीता था, बट उसके बाद मेरे घर वालों को शायद कॉन्फिडेंस आया हो कि मतलब इसको स्टेज फियर नहीं है, या मतलब ये गा सकता है। और धीरे धीरे मैंने इसी तरीके से मैंने स्टेप्स उठाए। मैंने नहीं उठाए, मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण मुझे एक अलग सा एक मॉरल सपोर्ट मिला कि मैं वो स्टेप उठा सकूं। तो धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप्स उठाता गया मैं। और अब मैं बगल में देख रहा हूँ गिटार है, और जो कि टफ होती है, बहुत लोगों को आता नहीं। और आप गिटार कितने साल से बजा रहे हैं? गिटार मैं 2011 से बजा रहा हूँ। मतलब आपने पिछले 10 साल से आप बजा रहे हैं? एग्जैक्टली हाँ। बहुत ही मुश्किल होता है इसे प्ले करना, क्योंकि ये टफ होता है और चोट लगती है। मैं भी गिटार लिया था लेकिन मुझे आया नहीं। और जो दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समा को और बढ़ाने के लिए एक गाना स्टार्टिंग में हो जाए दर्शकों के लिए, ताकि वो और भी बातें होंगी। एक गाना लेकिन प्रस्तुत कर देंगे तो आप? ज़रूर, आप बताएं मुझे कौन सा गाना मैं जो दर्शक को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बेगूसराय की जनता आपके थ्रू या गाना सुनना चाहेगी। और मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा ये गाते हैं, और साथ में इनके फैन फॉलोइंग बहुत ही कम है। चाहे कॉलेज हो, कहीं हो, बेबाक बेफिक्र ये सभी जगह गा लेते हैं, और जो कि एक सिंगर की असली पहचान होती है। और भी बातें करेंगे, तो एक सुंदर सा गाना।
हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है कि रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। वाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस आपकी इस पे है। हाँ, वॉइस और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो गिटारिस्ट रहते हैं वो बजाते अच्छा तो गाते नहीं हैं, तो गाते अच्छा तो बजा नहीं पाते हैं, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा तालमेल बनाया। कितना मुश्किल था आपको ये सब सीखने का? ये एक्चुअली इनफैक्ट मैं बोलूँ, देखिए लोग बोलते हैं कि मैं पिछले 10 साल से बजा रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ। क्योंकि हमेशा मैं गिटार या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाता हूँ मैं, तो हमेशा मैं उसमें कुछ नया ही ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो वो जो नॉवेल चीज़ है उसमें, वो सीखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जैसे मैं औरों की तरह मैं भी बहुत पहले एस्पायर करता था कि गाने के साथ मैं भी गिटार बजाऊं, गाने के साथ मैं भी पियानो बजाऊं, बट ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत लगन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए धीरे धीरे फिर। आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, मतलब स्कूल से, कॉलेज से, कहाँ कहाँ? स्कूल्स में तो किया है मैंने। यहाँ पे जब मैं BRDAV पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता था, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरुजी अंजनी कुमार अंजन और वंदना श्रीवास्तव मैम, इन दोनों मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया पहले क्लासिकल म्यूज़िक में, और फिर उन्होंने ही मुझे मौका दिया इस लेवल तक आने के लिए। और स्कूल में मैं यूथ फेस्टिवल्स में जाता था, वहाँ पे परफॉर्मेंस करता था, फिर अगर जीत गया जोन में तो नेशनल लेवल के लिए जाता था। तो इन सब चीज़ों के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ बिल्डअप। कॉलेज में क्या होती होगी? वहाँ तो बोलते होंगे मुकुल जी गाना सुनाइए, वहाँ क्या हाल होता होगा? बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं बेगूसराय में था और स्कूल में था तो मैं बहुत ही अलग जॉनर का गाना गाता था। मैं पहले फिल्मी गाने बहुत कम गाता था, पहले मैं क्लासिकल की तरफ मेरी एक अलग ही रुझान थी। मगर जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो दुनिया ही कुछ अलग है। एक तो बिहार से बाहर जाकर देखना कि लोगों का क्या माइंडसेट है, किस तरीके का अप्रोच है, एक तो एज अ बीइंग बिहारी, दूसरा कि मतलब वो कैसा वेस्टर्न गाना कैसे गा रहा होता है वो, तो बहुत ही चैलेंजिंग था वो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत आसान था। पहले 6-7 महीने तो मैंने स्ट्रगल करा, और उसके बाद मतलब थिंग्स स्टार्टेड गोइंग गुड, क्योंकि मैंने से गाना ज़्यादा आप पसंद करते हैं गाने जनरली अगर मैं आप जॉनर की बात करें तो मुझे इंडी पॉप गाने बहुत पसंद हैं। इंडी पॉप सॉन्ग्स जैसे जब हम छोटे थे तो स्ट्रिंग्स बैंड के, तो और जयपुर में जब मैंने ये शुरू करा तो वहाँ पे भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अक्षय याग्निक का, जिन्होंने मुझे मतलब सेलेक्ट किया और इस काबिल समझा कि मैं मतलब एक अलग जॉनर में अपना स्टेप इन करूँ। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं उनके सामने भी जब क्लासिकल गाता था तो उन्होंने बोला कि मुकुल, क्लासिकल तो ठीक है, तू कुछ ऐसा ट्राई कर जो दिल जीते। क्लासिकल दिल जीतता है, मन जीतता है, बट एक होता है कि अंदर से हाँ वो वाली फीलिंग, तू कुछ ऐसा गाना ट्राई कर। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया वेस्टर्न म्यूज़िक में और इंडी पॉप, स्पेशली इंडी पॉप के जॉनर में बहुत ट्रेन किया। और फिर उसके बाद
आई सॉ डेवलपमेंट इन माई ओन सिंगिंग। चलिए वो डेवलपमेंट हमारे दर्शक को भी दिखा दीजिए, एक दो गाना और प्रस्तुत कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर। शुरू में तो मैंने आपको सुनाया, और जो गाना भी मैं वेस्टर्न गा रहा हूँ वो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मुकुल ये गाना तुम्हारे गले पे बहुत सूट करेगा, तो मैं वो गाना गाने वाला हूँ, रॉक ऑन मूवी का तुम हो तो। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या ये जहां, तुम हो तो है सपनों के जैसा हंसी एक समा, जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी, तुमको है मांगती ये जिंदगी। काफ़ी सुंदर है। और जो लास्ट में जो आपने आवाज़ उठाया, मैं भी बचपन में गाता था, और ये सब बहुत मुश्किल होता है गाना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए महफिल को और बढ़ाते रहे, एक और गाना अगर दर्शक को सुनाना चाहेंगे, लेटेस्ट गाना अगर हो, जो फेमस गाना अगर कोई अभी याद, इमोशनल वगैरह जो भी हो। इसी में आपने महफिल बोला तो मैं महफिल का ही सुना देता हूँ। महफिल में तेरे हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को तेरी मेरे आंगन में बैठे मैंने साम लिया, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे नाम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। एक चीज़ मुकुल जी, नौकरी लगने के बाद बहुत लोग का जो शौक़ होता है वो लगभग कम होते जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को, संगीत को और अपने पेशे को कैसे मेंटेन करते हैं? मेरे पापा हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इनफैक्ट सबको एक्सप्लेन करते हैं, वो मेरे भैया को भी करते हैं, कि संतुलन बनाकर चलना ज़िंदगी में इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। देखिए प्रयागराज को आप क्यों जानते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज को आप क्यों जानते हैं? क्योंकि उनमें उस नदी में, उस धार में गंगा, जमुना और सरस्वती बहती है, ठीक है? तो मतलब 3 अलग अलग नदियाँ एक जगह से बह रही हैं, इसीलिए हम प्रयागराज को इतना मान रहे होते हैं। तो वो संगम हमें अपनी ज़िंदगी में भी रखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई में, अपने काम में फोकस रखें। मतलब अगर आप गाना भी गाते हैं
तो ऐसा हो सकता है कि जब आप पढ़ाई से बोर हो रहे तो आप, या काम से बोर हो रहे तो आप गाना गा लीजिए, या जब बहुत ज़्यादा गाना गा लिया चलो भाई कुछ काम कर लेते हैं। तो ये संगम बनाकर रखना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से यही एक ज़रिया है जीने का आज के समय में। आपकी अच्छी सोच है कि आपने डिफाइन भी किया कि प्रयागराज में जो संगम होता है, तो आपके संगीत में भी एक संगम देखने को मिल रहा है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। अब मुझे लगता है कि आपसे मन करता है कि गवाते ही रहे, लेकिन चलिए एक और गाना प्रस्तुत कर दीजिए। आज मुझे लगता है केवी स्टूडियो में बहुत दिन बाद इतना जो मौका मिलेगा दर्शकों को आपका संगीत सुनने का। एक पुराना गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे, मेरे बाद इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे, मेरे बाद इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। मगर अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और वाह, तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। आपके गिटार पे भी जो आपने गाना गाया बहुत ही अच्छा था ये। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं और बहुत सारे जगह आपने परफॉर्म किया होगा। हाँ, मैंने जयपुर में कुछ लाइव शोज़ किए हैं, और उसके अलावा मैंने बेगूसराय में भी करे हैं। बहुत लोग अप्रोच करते होंगे कि सर मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। इनफैक्ट मैं सिखाता भी हूँ। सिखाते हो? इनफैक्ट मैं सिखाता हूँ, कुछ बच्चों को सिखाता हूँ। जब मैं दिल्ली में था तो कुछ आस पड़ोस के छोटे बच्चे आते थे, उनको मैं गिटार सिखाता था। और मेरा यही मानना है कि अगर आप अगर आपके पास कुछ है जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए। और मैंने ये उस टाइम में स्टेप उठाया था। दिल्ली में मैंने शोज़ किए हैं, बट ऐसे कोई नोटेबल शोज़ नहीं किए। हालांकि मुझे दिल्ली में जब मैं था तो मुझे नेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला था फॉर सिंगिंग। सो उस टाइम एक छोटा सा कॉन्सर्ट हुआ था जोर बाग में, और उसके बाद तो कोरोना वायरस। तो मुकुल जी, आप बहुत ही सुंदर गाते हैं और मुझे लगता है कि आपको देख के बहुत सारे लोग सीखना भी गिटार चाहते होंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप सिखा नहीं सकते क्योंकि आप यहाँ पे कम रहते, दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। और आपने इन्वायरमेंटल जो साइंस टेक्नोलॉजी जिनके बारे में बताया, बहुत लोग नहीं भी जानते हो, वो भी आपसे प्रेरित हुए होंगे। और आपने लोगों को मोटिवेट भी किया कि कैसे संगीत को भूलना नहीं चाहिए, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर चलना चाहिए। तो हमारे जो दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, बेगूसराय की जनता जो देख रही है, अगर एक शॉर्ट आप युवा हैं, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवा को? यही कि समय व्यतीत ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रोल बैक नहीं कर सकते। लिव एवरी मोमेंट, और साथ में आप हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचें। कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सफलता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप सफलता नहीं बल्कि असफलता की तैयारी करते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को। और ये स्टूडियो पे आकर आपको कैसा लगा? बेगूसराय में एक अलग ही प्लेटफॉर्म जो है केवी स्टूडियो जो प्लेटफॉर्म दिया है आप जैसे लोगों को आगे लाने का, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत ही आभार हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बेगूसराय में रहूँगा, कि एक स्टूडियो है और बेगूसराय में एक ऐसा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जैसे युवा लोग जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो बहुत ही बड़ी बात है ये बेगूसराय जैसे शहरों के लिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से शहर आगे बढ़ता है और मैं एक्चुअली इस चीज़ का बहुत आभार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमारे स्टूडियो पे दिया। आप निरंतर आए और हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वीडियो, ज़रूर आपके इस जो आपका मैसेज है और जो आपका संगीत है वो काफ़ी उनको प्यारा लगा होगा। थैंक यू सो मच।